वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी एमटीएस 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 13/8/2019 की शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतनी सीटों में एसएससी एमटीएस 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2/8/2019 के शिफ्ट 1 से लेकर के आपके 13/8/2019 के शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 13/8/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6, 7 और 8 से पूर्णतः विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको बाय ऑप्शन बताऊंगा और बेसिक से भी मैं आपको इस प्रश्न को बनाने के लिए बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसे बाय ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि वह जो है जो भी संख्या होगी, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, वो 6 से, 7 से और 8 से कटनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर जब चेक करेंगे तो 840 क्या 8 से कटता है, तो 840 8 से कटेगा। 168 भी आपका 8 से कटेगा। 358 आपका 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि 8 चौक 32 होता है। 3 आपका बचा 38, जो कि 8 से विभाजित नहीं होता। यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 8 से जब 999 को काटेंगे तो 8 का 999 भी 8 से नहीं कटेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन आपका चला गया। फिर यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि 6 और 7 से कौन सी संख्या कटती है। तो जब 168 चेक करेंगे तो ये आपका 6 से भी कटता है। 6 दूनी 12, 4 बचा 48। ये आपका 7 से भी कटता है। तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28। और 840 भी आपका जो है 6 और 7 से दोनों से कटता है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या हमें चाहिए। तो 168 और 840 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 140 है, सॉरी 840 है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया बाय ऑप्शन से बनाने का तरीका। जब आप इसे बेसिक से बनाएंगे तो इस तरीके से बनाया जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले 6, 7 और 8 का क्या करेंगे? एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो 6, 7, 8 का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 या 24, 24 सत्य आपका कितना होता है? 168, यानी कि 168 आपका क्या हो जाएगा? इन तीनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम होगा। फिर जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो हम लोग 168 में क्या गुना करें, 168 में क्या खुद से मल्टीप्लाई करें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए, जो कि 168 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौक 64 होता है। 5 से करेंगे तो 5 से आपका कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा होगा कि हम लोग 6 से भी गुना कर सकते हैं, लेकिन जब 6 से गुना करेंगे तो ये आपका जो है 1000 के ऊपर चला जाएगा। ये जो है वैल्यू क्या चला जाएगा? 1000 के ऊपर चला जाएगा। लेकिन हमें 3 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर 6 से गुना नहीं कर सकते। तो किससे गुना करेंगे? 5 से, यानी कि उससे कम 1 से गुना करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा? 8 पचे 40, 4 16 पचे 80, 4 84, यानी कि 840 आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो ये आपका हो गया बेसिक तरीका, और मैंने बाई ऑप्शन भी आपको बता दिया। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर ये आपका जो है एलिगेशन की क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:3 है। और इसी आयतन के दूसरे मिश्रण में पानी और दूध, अब क्या उल्टा कर दिया गया अनुपात को। पहले दूध और पानी था, अब क्या हो गया? पानी और दूध का अनुपात कितना हो गया? 1:3 हो गया। फिर बोला गया कि दूध और पानी के 7:3 यानी कि 7:3 में एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले ये पहले वाले मिश्रण में दूध का भाग कितना है? दूध का भाग कुल में से 5 यूनिट है। और कुल कितने में से 5 यूनिट जो है दूध का भाग है? तो कुल जो है मिश्रण कितना था? 5 और 3 8 मिश्रण था पहले वाले भाग में। यानी कि पहले वाले जो है मिश्रण में कुल मिश्रण का 5/8 क्या है? दूध है। पहले वाले मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है? कुल मिश्रण का 5/8 दूध है। फिर जो है दूसरा
दूसरा मिश्रण में भी क्या करेंगे, दूध का जो है भाग निकाल लेंगे। तो दूसरे मिश्रण में दूध आपका इधर जो है उल्टा रेशियो हो गया था, तो दूध जो आपका कितने यूनिट है, दूसरे वाले मिश्रण में दूध जो है कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। कुल कितने मिश्रण में से, तो 3 है 1 4 मिश्रण में से, यानी कि 4 यूनिट मिश्रण में से 3 यूनिट क्या है, दूध है। फिर जो है टोटल जो है कितना मिश्रण बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो 7 यूनिट दूध बोला जा रहा है और 3 यूनिट बोला जा रहा है कि मिश्रण में पानी होना चाहिए। तो अवर जो है कुल मिश्रण, नया मिश्रण जो है दोनों को मिलाकर कितना बोला जा रहा था कि 7 यूनिट जो है दूध चाहिए, कुल कितना में से, 10 यूनिट मिश्रण में से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर से क्रॉस डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, क्रॉस डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7/10 माइनस 3/4 करेंगे। या फिर यहाँ पर जो एलिगेशन में कभी भी जो है आपका डिफरेंस, यहाँ पर जो है डिफरेंस यानी कि अंतर निकालना होता है, यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस करनी होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3/4 माइनस 7/10 करेंगे रेशियो। फिर आपका क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 7/10 माइनस क्या करेंगे, 5/8 करेंगे। आपका जब भी जो अंतर निकाला जाता है, डिफरेंस निकाला जाता है, वो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, हल करेंगे तो 4 और यहाँ पर 10 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। फिर ऊपर जो है हल करने पर कितना होगा, 4 5 20 और आपका कितना हो जाएगा, 3 5 15, 10 दूनी 20 यानी कि 14। तो 15 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा रेशियो। फिर आपका इधर से जो है 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 40। 10 चौक आपका कितना होगा, 40, तो 7 चौक 28 होगा और 8 25 40 यानी कि 5 5 25 होगा। तो आपका कितना बचेगा, 28 में से 25 गया यानी कि 3। हल करेंगे तो यहाँ पर से 20 दूनी 40 चला जाएगा। तो आपका रेशियो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2:3 यानी कि 2:3 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी वस्तु को 14% के लाभ के बजाय 23% के लाभ पर बेचा गया होता है तो 189 रुपया क्या होता है, अधिक लाभ होता है, यानी कि उसे प्रॉफिट जो है क्या होता है, ज़्यादा होता है अगर 14% लाभ की जगह 23% के लाभ पर बेचा जाए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी क्या है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी किसी भी वस्तु का सीपी खुद में कितना होता है, 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों का, पहले जो है 14% की जगह 23% के लाभ में बेच रहा है, यानी कि कितना अधिक लाभ में बेच रहा है, तो 14 का जगह 23 यानी कि माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9%, यानी कि 9% का वैल्यू लाभ का रुपये में कितना दिया गया, 189 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हल करेंगे यहाँ पर 9 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 18, 9 एकम 9, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 21 रुपये। तो हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, यानी कि हमें 100% का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे 21 में, तो आपका कितना आ जाएगा, 2100 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2100 रुपये, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 2100। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नाव जो है 12 किलोमीटर उधर प्रवाह यानी कि अपस्ट्रीम जा रहा है, यानी कि धारा के विरुद्ध चल रहा है और चलने में जो है 80 मिनट का समय लेता है, और 15 किलोमीटर जो अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ जा रहा है और उसे जो है चलने में कितना समय लेता है, 60 मिनट का समय लेती है। तो शांत जल में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले जो है हमें नाव की चाल निकालनी होगी। तो नाव की चाल कैसे निकालेंगे, उससे पहले हम लोग क्या निकालना होगा, यानी कि धारा के विरुद्ध की चाल और धारा के साथ की चाल उससे पहले हमें निकालनी होगी। तो चाल निकालने का मैं काफ़ी बार फार्मूला बता चुका हूँ कि चाल बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अपस्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध की चाल निकालेंगे। तो अपस्ट्रीम आपका कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है, 12 किलोमीटर। समय कितना है, दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल नहीं क्योंकि हमें चाल निकालना है। तो दूरी बटा समय, तो 80 क्या है आपका मिनट समय है, तो दूरी आपका किलोमीटर में है, समय आपका मिनट में है। तो समय को आपको क्या करना होगा, घंटा में चेंज करना होगा। तो घंटा में कैसे चेंज करेंगे, 80 को 60 से भाग देंगे
तो अगर 60 से भाग देंगे तो 60 आपका ऑटोमेटिक ऊपर कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल जाएगी। तो हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 दिया 60, 20 चौक 80, 4 से 12 कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। यानी कि धारा के विरुद्ध की चाल कितनी हो गई, 3 तिया 9 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध की चाल हो गई। अब क्या चाहिए हमें, डाउन स्ट्रीम की चाल चाहिए, यानी कि धारा के साथ की चाल चाहिए। तो यहाँ पर जो है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी कितना है 15 किलोमीटर, समय कितना लेता है 60 मिनट लेता है, यानी कि 15 किलोमीटर जो है जाने के लिए कितना समय लेता है, 60 मिनट लेता है, यानी कि 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो 15 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक इसका चाल कितना हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि अगर 1 घंटा में 15 किलोमीटर जाता है यानी कि उसका चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या पता चल गई, दोनों की चाल पता चल गई। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नाव की चाल निकाल सकते हैं, यानी कि बोट की स्पीड निकाल सकते हैं। तो बोट का स्पीड कैसे निकालेंगे, दोनों का चाल का योग करेंगे, दोनों का चाल का योग कितना हो जाएगा, 15 9 24, 24 को क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा बोट की चाल आ गई। तो आपको शांत जल में पूछ रहा है, तो शांत जल में केवल नाव की चाल ही होती है, शांत जल में धारा की चाल नहीं होती है। तो हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना तय करना है, 36 किलोमीटर, कितने की चाल से, तो 12 की चाल से। तो 12 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, यानी कि 3 आवर क्या लगेगा, यानी कि 3 घंटा कुल मिलाकर समय लगेंगे उस 36 किलोमीटर को तय करने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर जो है आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में क्या दिया गया है, सभी जो है यहाँ पर वर्ष के नाम दिए गए, जैसे कि 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 दिए गए। और यहाँ पर जो है सभी सालों में लैपटॉप और डेस्कटॉप की जो है संख्या दी गई है, जो कि उसका जो है निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2009 में विनिर्मित लैपटॉप और डेस्कटॉप की कुल संख्या, यानी कि 2009 में कुल मिलाकर ये जो है लैपटॉप और डेस्कटॉप की कुल संख्या 2011 में लैपटॉप और डेस्कटॉप की कुल संख्या का अंतर कितना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 2009 में कुल लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या निकालेंगे। तो 2009 में जो है लैपटॉप की संख्या कितनी थी, तो 20,500 थी, और डेस्कटॉप की संख्या कितनी थी, 2 यानी कि 24,700 थी। जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 0 7 5 12, हाथ में 1 4 1 5 2 2 4, यानी कि 45,200 थी कुल मिलाकर। फिर हमें क्या चाहिए, 2011 का सारा चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2011 में जो है लैपटॉप बेची गई थी 16,400 और डेस्कटॉप बेची गई थी 20,200। सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 0 4 2 6 6 2 1 3। यही दोनों का आपका क्या पूछा जा रहा है, अंतर, यानी कि डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो अंतर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब माइनस करेंगे इन दोनों को तो आपका आ जाएगा 2 0 6 6 12, यहाँ पर रह गया आपका कितना 44, यानी कि 4 4 8, यानी कि दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना है, तो 8600 का अंतर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि अपनी सामान्य गति के 130% गति से चलकर कोई महिला अपना कार्यालय जो है 12 मिनट पहले पहुंच जाती है। यात्रा तय करने में उसका जो है सामान्य समय क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका परसेंट दिया गया है उसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 130% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 13/10, यानी कि 13/10 होगा। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति की गति पहले जो है कितनी थी, 10 यूनिट थी, और उसमें जो है बढ़कर जो है उसकी गति कितनी हो गई, 13 यूनिट हो गई। यानी कि पहले जो है उसकी गति कितनी थी, 10 यूनिट थी, अब कितनी हो गई, 13 यूनिट हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, समय का अनुपात हो गया, सॉरी समय नहीं, स्पीड का, यानी कि चाल का अनुपात हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है गति में बोला गया कि वृद्धि की गई है। यानी कि जो चाल पहले अगर 10 यूनिट था तो अब कितना हो गया, 13 यूनिट हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है, यानी कि स्पीड का उल्टा टाइम होता है। तो अगर स्पीड 10:13 है तो टाइम आपका कितना हो जाएगा, 13:10 हो जाएगा। तो यहाँ पर से जो हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि जब वो जो है उसकी गति बढ़ती है तो वो समय कितना कम समय लेता है, 12 मिनट कम समय लेता है। तो यहाँ पर जो है समय का अंतर कितना है, तो समय का यूनिट में अंतर कितना है, तो 13 में से 10 जाएगा, यानी कि 3 यूनिट का अंतर है। और 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 12 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 मिनट होगा।
कितना होगा आपका एक यूनिट का वैल्यू 4 मिनट होगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, समान समय निकाल सकते हैं, क्योंकि समान चाल पहले जो है चाल कितनी थी 10 यूनिट थी। तो समान चाल के हिसाब से समान समय आपका क्या है, ये 13 यूनिट जो है आपका वो क्या है, समान समय है। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 4 मिनट है तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 चौक 52 मिनट होगा। कितना होगा, 13 चौक 52 मिनट होगा। अगर आप इसे घंटा में चेंज करना चाहे तो क्या करेंगे, मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए किससे भाग करते हैं, 60 से भाग करेंगे। तो हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आएगा, 13 चौक 52, 15 चौक 60, और पॉइंट में अगर डेसिमल में लाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 8 120, 4 15 छक 90, फिर 15 छक 90, यानी कि 0.87 कितना हो जाएगा, 0.87 आपका अप्रॉक्स जो है क्या आ जाएगा, घंटा में ये आपका समय आएगा। तो अगर आपसे मिनट में बोला जाएगा तो 52 मिनट, अगर आपसे घंटा में बोला जाएगा तो 0 पॉइंट कितना होगा, 87 आवर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 में जो है 0.52 आवर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, 0.52 मिनट होगा। क्या होगा, मतलब 52 मिनट होगा। क्या होगा आपका, 52 मिनट होगा, या फिर बोल सकते हैं कि 0.87 आवर होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग में 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के नोट क्रमशः जो है कितना है, 10:5:2 के अनुपात में है। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या मान लेते हैं, 10x 5x 2x, ताकि इसे आगे हल करने में कन्फ्यूजन ना हो। फिर आगे जो है बोला गया है कि बैग में जो है 5 रुपये के नोटों की कुल मूल्य 2 रुपये के नोटों की कुल मूल्य की तुलना में 84 रुपये अधिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बैग में 10 रुपये के नोटों का कुल मूल्य क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 5 रुपये बोला गया कि 5 रुपये वाले नोटों की 5 रुपये वाले नोटों की जो है कुल संख्या कितनी है, तो 5x है। कितना है, 5x है। तो अगर 5 रुपये का नोट का कुल मूल्य 5 रुपये है, टोटल उनके जो है नोट 5x है, तो गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 5 रुपये के नोट के कुल मूल्य यहाँ पर से निकल जाएगा। फिर उसी तरीके से क्या करेंगे, 2 रुपये के नोट का कुल मूल्य 2 रुपये है, कुल कितने नोट है, 2x नोट है, गुना करेंगे तो 2 रुपये के कुल मूल्य निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया, ये जो आपका 84 रुपये दिए गए हैं, इन्हीं दोनों के कुल मूल्य का क्या दिया गया, अंतर, यानी कि डिफरेंस दिया गया। तो अंतर आपका कितना है, 84 रुपये है। तो हल करेंगे तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 5 5 25 और 2 दूनी 4, यानी कि 25x में से 4x जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 21x, और 21x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 84, यानी कि 84 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 21 से 84 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में, यानी कि x बराबर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि 10 रुपये के नोटों का कुल मूल्य कितना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि 10 रुपये के नोटों की कुल संख्या कितनी है। तो 10 रुपये नोटों की कुल संख्या 10x है, यानी कि अगर x का वैल्यू 4 है तो कुल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 चौक 40, यानी कि 10 रुपये के कुल नोट कितने हैं, तो 40 नोट है। और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर नोटों की संख्या नहीं, कुल मूल्य निकालना है। तो अगर नोटों की संख्या 40 है, एक नोट का मूल्य 10 रुपये है, गुना करेंगे तो 10 रुपये नोटों का कुल मूल्य निकल जाएगा। तो 40 × 10 यानी कि 400 रुपये क्या हो जाएगा, 10 रुपये नोटों का कुल मूल्य होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई कार्य जो है 35 श्रमिक द्वारा 30 दिनों में जो है पूरा किया जा सकता है। यदि प्रत्येक जो है 10 दिन के बाद 5 श्रमिक जो है काम छोड़ देते हैं तो कार्य कितना दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर आपका क्या होता है, मैन इंटू डेज होता है। क्या होता है, आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या होती है। ये आपका टोटल वर्क बराबर ये भी आपका होता है। तो यहाँ पर जो है क्या निकालेंगे, सबसे पहले कि कुल कितना काम करना है। तो टोटल जो है श्रमिक यानी कि मजदूरों की संख्या कितनी है, 35 है, और जो है कुल कितने दिनों में काम कर सकती है, तो 30 दिनों में काम कर सकती है। तो कुल मिलाकर आपका काम कितना हो जाएगा, 35 × 105, यानी कि 1050 आपका क्या है, टोटल काम यानी कि कुल वर्क है। तो यहाँ पर से जो है फिर बोला गया है कि प्रत्येक जो है 10 दिन के बाद 5 श्रमिक छोड़ देते हैं, यानी कि पहले 10 दिन तक तो 35 श्रमिक जो है बिल्कुल काम किए होंगे, यानी कि 35 मजदूरों ने काम किया होगा। कितने दिनों तक काम किया होगा, पहले बार में 10 दिन तक, यानी कि कुल मिलाकर 10 दिन तक कितने काम किए होंगे, 350 काम। फिर जो है बोला गया कि 10 दिन के बाद 5 श्रमिक छोड़ गए,
10 दिन के बाद 5 श्रमिक छोड़ गए तो कितने अब श्रमिक बचे? पहले 35 थे, यानी कि अब कितने बचे? 30 बचे। तो फिर जो यहाँ पर बोला कि प्रत्येक 10 दिन के बाद जो है काम छोड़कर चले जाते, यानी कि फिर से जो है अगला 10 दिन तक कितना आदमी काम करेगा? तो 30 आदमी काम करता रहेगा, यानी कि अगला 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 300 काम हो जाएगा। फिर जो है अगला अगला जो है 20 दिन के बाद फिर 5 श्रमिक छोड़ देंगे तो आपका कितना व्यक्ति काम करेगा? 25 व्यक्ति। फिर जो है अगला 10 दिन तक काम करेगा तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर टोटल काम 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले इन तीनों को जोड़ देंगे। तो टोटल काम यहाँ पर अभी तक जो है कितना किया जा चुका है, तो जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 3 2 5 1 6 3 900, यानी कि अभी तक जो है कुल 900 काम किया जा चुका है। करना कितना काम था? 1050 काम करना था। अभी बचा हुआ कितना काम है? 900 काम किया जा चुका है, 1050 काम करना, यानी कि 150 काम अभी भी बचा हुआ है। 150 काम क्या है? अभी भी बचा हुआ है। तो अगले 10 दिन में जो है पहले कितना जो है श्रमिक यानी कि मजदूर काम करेंगे? तो 20 श्रमिक अगला जो है 10 दिन में काम करेंगे। लेकिन अगले अगर 10 दिन तक काम करते तो 20 दें 200, यानी कि 200 काम कर लेंगे। लेकिन हमें तो अब करना 150 काम ही है, यानी कि हमें क्या निकालना होगा यहाँ पर से कि 150 काम जो है कितने समय में अब वो कर लेंगे। क्योंकि जो है पहले जो है 900 काम कितने दिनों में अभी तक किए जा चुके हैं? 10 दिन 10 दिन 10 दिन, यानी कि कुल मिलाकर 30 दिनों में अभी तक 900 काम किया जा चुका है। बचा हुआ 150 काम जो कि कितने की कार्य क्षमता से करेंगे? 200 का काम करेंगे 10 दिन में, अगले 10 दिन में। तो 150 बटा 200 करेंगे, कुल कितने दिन में यहाँ पर जो है करना है? यानी कि 200 काम 10 दिन में करेंगे। हल करेंगे तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा कि बचा हुआ काम, ये जो 150 काम है वो कितने समय में करेगा, वो हल करने पर यहाँ पर आ जाएगा समय में। तो यहाँ पर जो हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 50 तिया 150, 50 चौक 100, यहाँ से काटेंगे तो 2, यहाँ से काटेंगे 5, आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा? 15 तिया आपका यहाँ पर, सॉरी 15 नहीं, यहाँ पर 5, कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 बटा 2 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा? 7.5 घंटा, यानी कि 7.5 आवर आएगा। तो पहले जो है 30 घंटा प्लस 7.5 घंटा, तो कुल मिलाकर कितना समय लगेगा? 37.5 घंटा लगेगा, यानी कि 37.5 आवर कुल समय आपका लगेगा। ये जो है क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, मैंने आपको इतना जो है आपको समझाने के कारण इतना लंबा जा चुका है, वरना आप ये जो है ये सब कैलकुलेशन जो है डायरेक्ट आप बोल सकते कि 350 काम किया, 300 काम किया, फिर 250 काम किया, फिर बचा हुआ काम, उस तरीके से जो है निकाल सकते। आपको जो है परीक्षाओं में ये सब इतना गुना करके आपको पेज पर रफ नहीं करना है। तो इतना आपको सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा होगा, ये सॉल्यूशन काफ़ी हल्का है अगर आप बनाने के लिए जान जाएंगे तो। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12.5% की छूट देने के बाद कोई दुकानदार जो है किसी बैग पर 25% का लाभ कमाता है, तो उसने जो है बैग का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया है, और निकटतम पूर्णांक में, यानी कि कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया वो निकटतम पूर्णांक में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीपी जो है खुद में जो है कितना प्रतिशत होता है, यानी कि क्रय मूल्य खुद में 100% होता है। ये बात मैं काफ़ी बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है बोला कि 100% के सामान को कितने प्रतिशत के लाभ में बेच रहा है, तो 25% के लाभ में बेच रहा है, यानी कि कितने में बेच रहा है? तो 125% में बेच रहा है। लेकिन बोला गया कि उसे बेचने से पहले 12.5% का छूट दिया गया था, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/8, यानी कि 1/8 होगा। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि 8 यूनिट के वस्तु को 1 यूनिट के छूट में, यानी कि 7 यूनिट में बेच दिया गया। तो बेचा कितने में? 125% में, बटा यूनिट में कितने में बेचा? 7 यूनिट में बेचा। हमें क्या चाहिए? मार्क्ड प्राइस चाहिए। तो मार्क्ड प्राइस कितना था? तो 8 यूनिट था। तो क्या करेंगे? इंटू 8 करेंगे। हल करेंगे तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा? आपका अंकित मूल्य, यानी कि मार्क्ड प्राइस निकल जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 125 80 आपका कितना हो जाएगा? 1000 बटा 7 आपका यहाँ पर जो है लगभग, यानी कि पूर्णांक में जो है निकटतम पूर्णांक में आपका आंसर चाहिए, यानी कि इंटीजर में वैल्यू चाहिए, डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में नहीं ला सकते। तो यहाँ पर हल करेंगे 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, तो लगभग 7 तिया 21 आपका चला जाएगा, यानी कि मार्क्ड प्राइस आपका कितना आ गया? अंकित मूल्य 143%। तो 100% का सामान है, उसका अंकित मूल्य 143% है, यानी कि कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया? तो 43% अधिक अंकित किया, क्योंकि जो है मार्क्ड प्राइस माइनस सीपी करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा?
मार्कअप निकल जाएगा, यानी कि मार्कअप परसेंटेज कितना, यानी कि कितना अधिक अंकित किया गया था वो यहाँ पर से निकल जाएगा। तो कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था, 43%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्लस वाले को पहले जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर आपका कितना आएगा, 7 1 8 4 5 5 2 7, यानी कि 748 आएगा। 748 को क्या करना है, 386 से माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 8 में से 6 गया 2, 8 अच्छी 14 यहाँ पर हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 362 आएगा। फिर क्या करना है, इसको 200 से माइनस करना है। लेकिन 200 से क्या करना है, माइनस करना है। तो 200 माइनस 362 करेंगे तो आपका कितना आएगा, माइनस 162 आएगा। कितना आएगा, माइनस 162। इधर जो है अंदर पूरा ब्रैकेट का हल करने पर कितना आया, 362। बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 362। तो 200 में से माइनस 362 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 162 बचेगा। आप क्या करेंगे, आगे आपका कन्फ्यूजन हो इसलिए मैं जो है बाकी सारा क्या कर ले रहा हूँ, नीचे पहले लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, 12 × 5, ये जो है माइनस है, अंदर में भी माइनस है बाहर में भी माइनस है। तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस आपका कितना हो जाएगा, 162। इधर आपका क्या है, ये जो अभी आपका ब्रैकेट में ही रहेगा, और इधर जो आपका क्या है, भाग है। तो पहले हल कर लेंगे, 12 25 60, 60 और 162 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 222। भाग किससे करेंगे, 2 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा, यानी कि 111 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ इस वीडियो में। तो देखेंगे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2011 की तुलना में 2012 में विनिर्मित डेस्कटॉप की संख्या में प्रतिशत गिरावट लगभग कितनी हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसमें हमें देखना है, डेस्कटॉप में। किससे तुलना करना है, 2011 की तुलना में 2012 में जो है कितनी कमी आई है। तो 2011 में जो है 20,200 जो है डेस्कटॉप जो है निर्माण किया गया था, और 2012 में 14,900 का निर्माण किया गया। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 20,200 माइनस 14,900 करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर से 2 0 9 3 12, 9 3 12, यहाँ पर रह गया, यहाँ पर हो गया 19, 19 में से आपका कितना गया, 14 गया। तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 5300 रुपये। तो 5300 रुपये क्या हुआ, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। तुलना किससे करना है, 2011 वाले निर्माण से। तो 2011 में कितना निर्माण किया गया था, 20,200 का निर्माण किया गया था। हमें परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। और ये जो वैल्यू आएगा किस में आएगा, निकटतम पूर्णांक में आएगा, यानी कि आपका अप्रॉक्स में वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हल करके देखेंगे। यहाँ पर से जो आपका क्या चला जाएगा, 2 0 2 0 चला जाएगा। 2 से काटेंगे तो 101 बार में, इधर आपका कितना बार में, 50 बार में चला जाएगा। तो गुना करेंगे आपका कितना हो जाएगा, 101 को भाग करना है किससे, 0 5 3 15, 5 25 25 1 26, यानी कि 2650 को क्या करना है, भाग करके देखना है। तो भाग करेंगे यहाँ पर 2 बार में आपका जाएगा तो कितना हो जाएगा, 202। माइनस करेंगे तो 3 4 2 6, यानी कि 0 यहाँ पर से। तो ये जो है लगभग आपका कितना बार में, यहाँ पर जो है 6 होगा, आपका कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर जो है लगभग आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 26% आ जाएगा, क्योंकि अगला बार 25 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, यानी कि आपका अप्रॉक्स में जो आपका कितना आ जाएगा, 26% आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि A अनुपात B का जो है रेशियो कितना है, 2:3 है। B रेशियो C का जो है कितना है, 2:3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका जो है इन दोनों का हल करने पर अनुपात में वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या करना होगा, B का वैल्यू बराबर करना होगा, क्योंकि B का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 3 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 2 यूनिट है। तो B का वैल्यू जो है 2 जगह अलग अलग नहीं हो सकते, तो हमें क्या करना होगा, B का वैल्यू बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है होल रेशियो को 3 है, यहाँ पर 2 है, तो होल रेशियो को यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, A रेशियो B रेशियो C, यानी कि तीनों संख्या का अनुपात में, निश्चित अनुपात में वैल्यू निकल जाएगा। तो हल करेंगे आपका कितना आएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आएगा। तो क्या करेंगे, A का B का C का वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। A का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 चक कितना हो जाएगा, 16, 16 तिया कितना हो जाएगा आपका 48, प्लस B स्क्वायर करना है, तो B यानी कि 6 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 6 चक 36, माइनस C का स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, अनुपात यानी कि रेशियो। फिर क्या करेंगे, A का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर यानी कि 4 चक 16,
बी का स्क्वायर करेंगे तो 2b² यानी कि बी का स्क्वायर तो 6 छक 36, 36 दूनी आपका कितना हो जाएगा 72, माइनस सी का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 9 9 81 होगा। तो हल करेंगे आपका यहाँ पर कितना आएगा 36 और 48 आपका कितना हो जाता 36, 4 3 7 8 6 14 यानी कि 84, 84 में से 81 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 रेशियो 16 और 72 आपका कितना हो जाएगा 16 और 72 88 होगा। 88 में से 81 जाएगा तो आपका कितना आएगा 7 आएगा। यानी कि इस पूरे को जो है हल करने पर आपका कितना अनुपात में वैल्यू आएगा 3:7 यानी कि 3:7 आएगा। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि पारिक ने जो है 11 रुपये के लाभ पर अपना पेन बेचा। उसने जो है लाभ प्रतिशत का परिकलन जो है विक्रय मूल्य पर किया और उसे जो है 25% का लाभ पाया। तो ये जो लाभ आपका है वो आपका क्रय मूल्य पर नहीं हो के किस पर है, विक्रय मूल्य पर बोल रहा है कि ये 25% विक्रय मूल्य का लाभ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पेन का लागत मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू निकालेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/4 होगा। यानी कि ये जो आपका नीचे वाला 4 यूनिट है वो क्या है आपका असल में अब एसपी है, और ये जो आपका 1 यूनिट है वो आपका क्या है प्रॉफिट है। यानी कि सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी निकालने के लिए करेंगे एसपी माइनस प्रॉफिट। तो आपका कितना आ जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 यूनिट आपका क्या है सीपी यानी कि क्रय मूल्य है। तो हमें क्या चाहिए इसे 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 1 यूनिट का वैल्यू 11 रुपया दिया गया है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 33 रुपये आएगा। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो 33 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में उसी दर पर राशि स्वतः जो है कितनी हो जाएगी 8 गुना हो जाएगी। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला क्या गया, बोला गया कि 4 सालों में और राशि कितनी हो जाती है 2 गुना हो जाती है। तो हमें कितना गुना चाहिए 8 गुना चाहिए। यानी कि क्या चाहिए 8 गुना को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर क्यू। यानी कि राशि हमें क्या चाहिए 2 पे पावर क्यू चाहिए। तो ये जो पावर है उसको क्या करेंगे समय से गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा कि वह राशि 8 गुना कितने समय में होगी वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 × 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 साल। यानी कि उस राशि को 8 गुना होने में कितना साल लगेगा तो 12 साल लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि x का 80% y के 60% से 36 अधिक है और x का 120% y के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x और y के बीच का अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर से x और y का रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि x का 120% कितना प्रतिशत 120%, परसेंट हटेगा तो नीचे कितना चला जाएगा 100 बराबर किसके y के बराबर है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं x और y का रेशियो में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हल करेंगे यहाँ पर 20 × 120 20 25 100 यानी कि x बट्टा y का जो है वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5/6 यानी कि 5/6 आएगा। तो यहाँ पर से पता चलता है कि x का वैल्यू 5 यूनिट है और y का वैल्यू कितना है तो 6 यूनिट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब इस लाइन में क्या करेंगे x और y का वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है फिर बोला गया है कि x का जो है 80%, तो 80% को क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 4/5। तो बोला गया कि x का 4/5 यानी कि 5 यूनिट का कितना 4/5। फिर बोला कि y के 60%, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 3/5। तो यहाँ पर y कितना है 6 यूनिट, 6 यूनिट का क्या बोला जा रहा है 3/5 और इन दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस यहाँ पर से कितना दिया गया है 36 दिया गया है। तो बराबर कितना हो जाएगा 36। तो हल करेंगे यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका क्या निकल जाएगा x और y का अंतर निकल जाएगा क्योंकि दोनों संख्याओं में यूनिट में जो है कितने का यूनिट का अंतर है तो एक ही यूनिट का। तो यहाँ पर अंतर यानी कि डिफरेंस देखने को मिल रहा है क्योंकि y 6 यूनिट है x 5 यूनिट है, दोनों का अंतर कितना है 1 यूनिट। यानी कि अगर हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए तो दोनों संख्याओं का अंतर भी निकल जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर से, तो नीचे जो आपका एलसीएम तो 5 ही हो जाएगा।
5 चौक 20 यूनिट में से 6 18 यूनिट, यानी कि 20 यूनिट में से 18 यूनिट जाएगा तो कितना बचेगा 2 यूनिट, बराबर आपका कितना है 36 है। हल करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा ये 18 बार में, यानी कि 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा 18 25 90 आ जाएगा। और यूनिट में यहाँ पर जो है दोनों संख्याओं का कितना यूनिट अंतर था, तो 1 यूनिट अंतर था, यानी कि दोनों संख्याओं का नंबर में यानी कि अंक में जो है कितने का अंतर है, तो 90 का अंतर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हल करेंगे, यहाँ पर आपका कितना आएगा 5 या 15 एक 16/3, कितना होगा 16/3 इंटू 7 दूनी 14 एक आपका कितना होगा 15, 15 बटा आपका क्या हो जाएगा 7 इंटू 9 पचे 45 और 2 आपका कितना हो जाएगा 47/5 इंटू 8 चौक 32 और 3 आपका कितना हो जाएगा 35/8, फिर से इंटू फिर आपका कितना हो जाएगा 47 दूनी 94, 94 अच्छी आपका कितना हो जाता है 100 बटा आपका कितना हो जाएगा 47। अब क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 47 से 47 चला जाएगा, 7 पचे कितना होता है 35 से 35 चला गया, 8 दूनी आपका कितना हो जाता है 16, 3 पचे आपका कितना हो जाता है 15। अब क्या करेंगे गुना कर देंगे, जो भी आपका बचा हुआ है, तो 2 है 5 है 100 है, तो गुना करेंगे 5 दूनी 10, 10 इंटू 100 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1000 आएगा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आया, तो 1000 आया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज p है और उनमें से 4 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज q है। यदि शेष संख्याओं का औसत r है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सबसे पहले 10 संख्याओं का अगर औसत दिया गया है तो योग निकाल सकते हैं। तो 10 संख्या टोटल जो है कितने संख्या 10 संख्या है, उनका औसत कितना है p है, योग निकालने के लिए क्या करेंगे गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा 10 संख्याओं का कुल योग निकल जाएगा। फिर बोला गया कि उनमें से 4 संख्याओं का औसत क्या है q है, तो टोटल कितनी संख्या 4 संख्या, उनका औसत क्या है q है, गुना करेंगे पहली 4 संख्या का जो है योग निकल जाएगा। फिर बोला कि शेष जो बचा संख्या है, तो टोटल संख्या 10 थे, उनमें से 4 को काउंट कर लिया गया है, तो बचा संख्या कितना है 10 में से 4 गया, यानी कि 6 संख्या अभी भी बची हुई है, उनका औसत क्या है r है, गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा योग निकल जाएगा। तो इधर 4 संख्याओं का योग बचा 6 संख्याओं का योग, दोनों का योग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा कुल 10 संख्याओं का योग निकल जाएगा। इधर भी आपका क्या है कुल 10 संख्याओं का योग है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे आपका कितना आएगा 10p बराबर 4q प्लस कितना आएगा 6r, 2 क्या हो जाएगा सभी से कॉमन है, 2 में जो है सभी को काट देंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5p बराबर 2q प्लस आपका कितना आ जाएगा 3r आ जाएगा, क्योंकि सभी में 2 कॉमन था तो सभी से हम लोगों ने क्या किया 2 हटा दिया। तो ये आपका क्या आ जाएगा 5p बराबर 2q प्लस 3r आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि a की आयु b की आयु से 3 गुना से 6 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष बाद a की आयु b की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष अधिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a और b के वर्तमान आयु का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बोला गया कि a और b, पहले मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, बोला गया कि b की आयु के 3 गुना से 6 वर्ष अधिक है किसकी a की आयु। तो अगर b का आयु हम लोग मान ले कि x साल है, वर्तमान में b की आयु अगर हम लोग मान ले कि x साल है, तो वर्तमान में a का जो है कितना उम्र हो जाएगा, तो इससे 3 गुना से 6 वर्ष अधिक यानी कि 3x प्लस 6 साल हो जाएगा। तो फिर बोला गया कि अब से जो है 3 वर्ष बाद यानी कि क्या किया जाए, अगर इस अब से 3 वर्ष बाद यानी कि दोनों में क्या हो जाएगा 3-3 साल बढ़ जाएंगे, तब जो है बोला गया यानी कि अब जो है कितना हो जाएगा 3 साल बाद जो है दोनों का उम्र कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस 6 3 9 हो जाएगा, ये जो है b का कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। फिर बोला गया कि 3 वर्ष बाद जो है a की आयु b के आयु का 2 गुना से यानी कि b के आयु के 2 गुना से 8 वर्ष अधिक किसकी आयु होगी, a की आयु होगी। तो यहाँ पर भी a की आयु है, इधर भी a की आयु है, दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं a और b की वर्तमान आयु निकाल सकेंगे। फिर तो हल करेंगे, यहाँ पर आपको कितना आएगा 3x, 2x यहाँ पर है तो 3x में से 2x गया तो बराबर आपका क्या बचेगा x बचेगा। तो x बराबर हल करेंगे 3 दूनी 6,
8 से 14, 14 में से 9 गया तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि यक्स बराबर आपका वैल्यू कितना आ गया, तो 5 आ गया। हमें क्या चाहिए, पहले ए और बी की वर्तमान आयु चाहिए। तो ए की जो है वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु 3x + 6 थी, तो यक्स का मान कितना आया, 5 आया। तो 5 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 तिया 15, 15 6 कितनी होगी आपकी 21। और बी का जो है उम्र कितना है, यक्स है, तो यक्स का वैल्यू कितना आया, 5। दोनों का योग करेंगे, हमें औसत चाहिए, तो टोटल जो है कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 से भाग कर देंगे। हल करेंगे आपका कितना आएगा, 21 आप 26/2, काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 13 बार में, यानी कि ए और बी की वर्तमान आयु का जो औसत यानी कि एवरेज कितना है, तो 13 है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है ए से 25% अधिक दक्ष है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को जो है कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला क्या गया है कि बी, यहाँ पर मैं पहले ए और बी लिख दे रहा हूँ, इसे क्या करेंगे 25% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना होगा, 1/4 होगा। यानी कि बोला गया है कि बी जो है ए से 1/4 अधिक दक्ष है, यानी कि बी की अगर कार्य क्षमता 4 यूनिट है तो ए की अगर कार्य क्षमता 4 यूनिट है तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 ज़्यादा, यानी कि 5 यूनिट होगी। और आपको यहाँ पर जो है फार्मूला भी याद रखना होता है, जो कि मैं काफ़ी बार आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुल कार्य बटा क्या होता है, कार्य क्षमता इंटू समय होता है, या फिर समय बराबर आप बोल सकते हैं कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो ये दोनों फार्मूला जो है आप हमेशा याद जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि ए अकेले जो है 15 दिनों में काम कर सकता है, तो टोटल वर्क हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए अकेले अगर 15 दिन में काम कर सकता है और कितने की कार्य क्षमता से काम करता है, 4 की कार्य क्षमता से काम करता है, तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, क्योंकि समय इंटू क्या है, कार्य क्षमता है। हमें क्या चाहिए, समय चाहिए कि दोनों मिलकर कितने समय में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क बटा क्या करेंगे, कार्य क्षमता करेंगे। तो दोनों मिलकर जो है कितने की कार्य क्षमता से कर सकता है, तो 5 और 4 9 की कार्य क्षमता से कर सकता है। हल करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, आपका समय निकल जाएगा। तो हल कर लेंगे यहाँ पे, तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, आपका कितना आ जाएगा, 5 चौक 20/3, यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, तो 20/3 दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ इस वीडियो में। तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंपनी द्वारा जो है 2008 से 2012 तक विनिर्मित लैपटॉप की औसत संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लैपटॉप का हमें क्या करना होगा, सबसे पहले योग निकालना होगा, तभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। तो योग आपका कितना होगा, पहले तो 2 शून्य आपका हो जाएगा, फिर आपका कितना होगा, 5 4 9 8 17, 17 4 23, 23 अच्छी आपका कितना होगा, यहाँ पर 5 4 9 9 8 17, 17 4 21, 21 अच्छी आपका कितना होगा, 27, 27 के साथ हाथ में 2, 14 और 20 आपका कितना हो गया, 34, 34 और 12 आपका कितना हो गया, 46, 46, 46 और 4 50, 50 और 12 आपका कितना हो गया, 62, 62 और 18 आपका कितना होगा, 80, 80 या 2 बचा हुआ था, यानी कि यहाँ पर आपका 82 हो जाएगा। यानी कि 82,700 का टोटल जो है क्या किया गया था, कुल जो है 2018 से लेकर 2012 तक उत्पादन किया गया था। हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो टोटल कितने साल थे, तो टोटल 5 साल थे। तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, औसत संख्या निकल जाएगा। तो हल कर लेंगे यहाँ से, तो आपका कितना बार में चला जाएगा, 16 25 80, 5 25 25, 2 बचा तो 5 चौक 20, यानी कि 16,540 जो है क्या हो जाएगा, लैपटॉप की औसत संख्या होगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि 11 दिनों का तापमान जो है डिग्री सेल्सियस में नियमानुसार जो है दर्ज किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तापमान का माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होगा। तो मीडियन निकालने का सबसे पहले तरीका होता है कि जो भी आपका नंबर दिया गया उसे क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 15 है। उसके बाद जो आपकी कौन सी है, 21 है। उसके बाद आपकी 23 है। उसके बाद आपकी क्या है, 24 है। उसके बाद आपकी 26 है। उसके बाद यहाँ पर आपकी 26 के बाद 27, 27 के बाद जो आपका क्या है, 29 है। 27 के बाद 29 आपका, 29 के बाद 30 है। 30 आपका जो एक बार यहाँ पर, 30 एक बार आपका यहाँ पर, यानी कि 30 जो है 2 बार है। 30 आपके 2 बार। फिर आपका क्या है, 32 है। फिर आपका क्या है, 33 है।
तो टोटल जो है 11 दिन के थे, तो यहाँ पर गिन लेते हैं 3 3 6 3 9 2 11, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सभी नंबरों को क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन सभी में से बीच की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने नंबर है, 11 नंबर है। तो बीच की संख्या कौन सी होगी, जो छठवें नंबर पर जो संख्या होगी वही जो है बीच की संख्या होगी, क्योंकि जो है 5 संख्या आपकी क्या हो गई, इधर हो गई, 5 संख्या आपकी इधर हो गई, बीच में कौन सी संख्या बची, 27 बची। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि 27 ही आपकी क्या होगी, माध्यिका यानी कि मीडियन होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई राशि जो है किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 20,720 रुपये और 6 वर्षों में 24,080 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह राशि यानी कि प्रिंसिपल, तो मूलधन आपका क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या दिया गया, ये 4 साल का अमाउंट दिया गया, ये आपके 6 साल का अमाउंट दिया गया। तो जब दोनों का मिश्र धन का अंतर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 2 साल का साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो अंतर यहाँ पर निकालेंगे, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80 में से 20 गया 60, 10 में से 7 गया 3, आपका जो है यहाँ पर कितना 23, यानी कि 3360 रुपया आपका क्या हो गया, 2 साल का साधारण ब्याज है। क्या है आपका, 2 साल का साधारण ब्याज है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले 1 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 1 साल का साधारण ब्याज निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे। तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर जो है आपको 1 साल की निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर से जो है 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना होगा। और आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल बराबर आपका क्या हो जाता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस क्या होता है, साधारण ब्याज। यानी कि अगर हम लोग इस अमाउंट यानी कि इस मिश्र धन में से 4 साल का साधारण ब्याज माइनस कर दे तो आपका क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। तो 2 साल का साधारण ब्याज 3360 रुपये है, तो 2 साल का हमें 4 साल का चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 4 साल का साधारण ब्याज निकलेगा। तो हल करेंगे, 0 6 दूनी 12, 33 दूनी 66, 1 67, यानी कि 6720 रुपये आपका क्या हो जाएगा, 4 साल का साधारण ब्याज होगा, जो कि क्या करेंगे 20,720 में से माइनस करेंगे। तो 20,720 में से 6720 रुपया माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 14,000 आएगा, क्योंकि 720 में से 720 चला जाएगा, 20 में से 6 यानी कि 14 आएगा, यानी कि आपका मूलधन कितना आ गया, 14,000। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रिज्म का आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ऊंचाई यानी कि हाइट 11 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ बेस क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म के आयतन का फार्मूला यानी कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुना क्या होता है, ऊंचाई यानी कि गुना हाइट होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम कितना है, 308 सेंटीमीटर क्यूब है, बराबर एरिया ऑफ बेस चाहिए तो मैं इसे ए बी से डिनोट कर दे रहा हूँ, इनटू हाइट आपका कितना दिया गया, 11 सेंटीमीटर दिया गया। हल करेंगे, आपका आधार का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ बेस आ जाएगा। तो हल करेंगे, 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 8 88, यानी कि एरिया ऑफ बेस यानी कि आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर आकार का एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक धातु की चादर का क्षेत्रफल जो है कितना होगा। तो एक जो है ये जो आपकी क्या दी गई है, सभी भुजाओं की लंबाई दी गई है। तो ये आपका भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। तो ये आपकी जो है कौन सा किस प्रकार का बॉक्स दिख रहा है, घनाभ आकार का जो है बॉक्स दिख रहा है, क्योंकि सभी की लंबाई अलग अलग है। तो आपको फिर पता होना चाहिए कि घनाभ क्या, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो घनाभ के टोटल सरफेस एरिया या फिर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 2 गुना लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट होता है, यानी कि 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई होता है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 7 इंटू 8 कर देंगे तो आपका कितना होगा, 8 7 56 प्लस इसको क्या करेंगे, फिर 8 गुना 9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 8 72 प्लस फिर क्या करेंगे 7 इंटू 9 करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, 9 7 63।
अंदर में क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 6 2 8, 8 और 3 आपका कितना हो जाएगा 11, तो 1 7 5 12 6 18 1 आपका कितना हो जाएगा 119, यानी कि 191 को क्या करेंगे 191 को 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना बार आएगा यहाँ पर 2 19 दूनी 38, यानी कि 382 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा इस बॉक्स का, यानी कि उस बॉक्स का क्या आएगा कुल क्षेत्रफल आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक वर्ग का बीकन यानी कि डायगोनल कितना है, तो 6√2 सेंटीमीटर है। एक ऐसे वर्ग के बीकन का माप बताए जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इस वर्ग का जब डायगोनल दिया हुआ रहे तो उसके एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर बट्टा 2, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2 क्या होता है, अगर आपका वर्ग का डायगोनल यानी कि विकर्ण दिया हुआ रहे और आपसे एरिया पूछे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पहले एरिया निकालेंगे इस वर्ग का, तो कितना हो जाएगा 6√2 का स्क्वायर, क्या करेंगे डी स्क्वायर यानी कि 6√2 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा आपका 6 छक 36 दूनी 72 होगा, बट्टा 2 से भाग करेंगे तो ये आपका क्या हो गया पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन बोला कि जो दूसरा वर्ग है वो इसके क्षेत्रफल का क्या है 2 गुना है। जो पहला वर्ग का जो क्षेत्रफल है 72/2 पहले वर्ग का क्षेत्रफल है, उससे 2 गुना क्या है दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, और उसका क्या पूछा जा रहा है डायगोनल पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हल करने पर दूसरे वाले वर्ग का एरिया निकल जाएगा, और डायगोनल पूछ रहा है तो डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला भी आपको बताया गया क्या होता है D²/2 होता है। हल करेंगे यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, दूसरे वाले वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा। हल कर लेंगे यहाँ पर से तो 2 दूनी चला गया, आपका कितना हो जाएगा 72 दूनी 144, यानी कि D² बराबर कितना हो गया 144। तो D बराबर आपका कितना आ जाएगा, यानी कि डायगोनल की लंबाई कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपकी आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।